चलो शुरू करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है वो पोस्ट कोल्ड वॉर है, जिसको उत्तर शीत युग बोलते हैं। जब किसी घटना के आगे पोस्ट लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद का टाइम क्या है। जैसे हम पोस्ट 1945 बोले, उत्तर 1945 बोले तो क्या मतलब होगा 1945 के बाद। तो यहाँ पर भी हमने जब उत्तर शब्द लगा दी है, पोस्ट लगा दी है, पोस्ट कोल्ड वॉर, इसका मतलब यह है कि कोल्ड वॉर के बाद का समय। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1900 कब हुआ था कोल्ड वॉर का अंत? 1991 में, 1991 में इसका अंत हुआ था। तो उसके बाद का समय, इसी को बोलते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर। तो पोस्ट कोल्ड वॉर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध के दौरान दुनिया के अंदर दो महाशक्तियाँ थी, ठीक है। एक महाशक्ति जो थी वह पश्चिमी हिस्से का नेतृत्व कर रही थी और दूसरी पूर्वी हिस्से का। पश्चिमी हिस्से का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था और पूर्वी हिस्से का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। तो दोनों महाशक्तियां नेतृत्व कर रही थी अपने अपने दलों का, और 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट की जो लड़ाई थी ये भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि पश्चिमी और जो पूर्व का जो मतभेद था वो भी ख़त्म हो जाता है। और एक नई उम्मीद, एक नई आशा दुनिया में आती है कि अब जो है वो कुछ नई चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। तो उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह जॉर्ज बुश सीनियर थे, ठीक है। जॉर्ज बुश सीनियर इनको बोलते हैं। इनके बाद के जो राष्ट्रपति 2000 में आते हैं उनको जॉर्ज बुश जूनियर बोला जाता है। तो 1991 में, 1991 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर थे। 1991 में जैसे ही साम्यवाद का अंत हो जाता है सोवियत संघ से, और एक महाशक्ति का अंत हो जाता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति एक नया नारा देते हैं, नई विश्व व्यवस्था का। नई विश्व व्यवस्था। परंतु ये जो नई विश्व व्यवस्था थी जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, उसकी क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं थी, कोई परिभाषा नहीं थी, ठीक है। इन्होंने बोला नई विश्व व्यवस्था बनाएंगे पर उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी। पर सामान्य तौर पे इसका मतलब यही लिया जाता है कि दुनिया में से एक विचारधारा का अंत हो चुका है और दुनिया में केवल एक ही विचारधारा बची है, वो है उदारवादी लोकतंत्र। पूंजीवादी उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा दुनिया के अंदर बची है, और दूसरी विचारा साम्यवाद जो थी उसका अब अंत हो चुका है। अब दुनिया के दूसरे देशों को इस विचारधारा को अपना लेना चाहिए। तो एक नई उम्मीद आती है कि अब दुनिया के बाकी देश भी उदारवाद को अपनाएंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे। शीत युद्ध में दो विचारधाराओं के द्वारा लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। दो विचारधाराएं थी ना, एक साम्यवाद था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, अमेरिका किसका कर रहा था? उदारवाद का। महाशक्तियों का जो संघर्ष था उसका भी अंत होता है और एक नई उम्मीद अब उदारवादी शांति की दुनिया के आगे आती है कि जब एक ही विचारधारा रही है, लड़ाई तो सारी विचारधाराओं की थी, अब विचारधारा ही ख़त्म हो गई है, एक तो लड़ाई भी ख़त्म हो गई है। जंगल में दो शेर थे, एक शेर मर गया तो एक ही बचा है, अब बाकी उसी को फॉलो करेंगे। तो ये एक उम्मीद थी कि एक उदारवादी शांति दुनिया में बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी हैं, वो सारे के सारे उदारवाद के द्वारा तय किए जाएंगे। इन्हीं नॉर्म्स को अब फॉलो किया जाएगा। इस नई विश्व व्यवस्था में एक ये नारा दिया गया कि दुनिया के देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, यदि कोई आक्रमण करता है तो पूरी दुनिया उसका विरोध करेगी। साम्राज्यवाद का विरोध किया जाएगा, हथियारों में कटौती करी जाएगी, एंड जो देशों के अंदर लोग रहते हैं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करी जाएगी। तो ये एक लिबरल पीस
थ्योरी कहते हैं कि जब सारी दुनिया के अंदर हम लोकतंत्र ला देंगे तो ये सारे के सारे नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। और अमेरिका के एक थियोरिस्ट हैं, सिद्धांतवादी विचारक हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी उस समय, एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो चुका है। इनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। 1989 टू 1991 के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी है, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसका वैसे तो मतलब होता है कि इतिहास का अंत हो चुका है और एक ही व्यक्ति बचा है, पर ये मेटाफोरिकल था। इसका मतलब ये हुआ कि एक विचारधारा का अंत हो चुका है, ठीक है, इतिहास का अंत नहीं हुआ, विचारधारा का अंत हो चुका है, जिसको बोलते हैं साम्यवाद। और लास्ट मैन का मतलब है कि अब एक ही आदमी बचा है, वो है उदारवाद, पूंजीवाद, अमेरिका। तो द लास्ट मैन, अमेरिका बचा है। इसी विचारधारा को दुनिया के दूसरे देश फॉलो करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान दो विचारधाराएं थी, अमेरिका एंड सोवियत संघ, और दुनिया के बाकी देश किसी न किसी महाशक्ति को फॉलो करते थे, किसी न किसी विचारधारा को फॉलो करते थे। 1991 में फुकुयामा कहते हैं कि जैसे ही साम्यवाद का अंत होता है, दुनिया के जितने भी जो देश थे उनके सामने एक ही मॉडल रह जाता है, वो है अमेरिका का मॉडल। और ये कहते हैं कि अमेरिका की जीत हो चुकी है। जीत का मतलब क्या है कि एक महाशक्ति खत्म हो गई है, उसकी विचारधारा भी खत्म हो गई है। अब दुनिया में केवल एक ही विचारधारा है, वो कौन सी है? उदारवादी लोकतंत्र। और दुनिया के बाकी देशों को भी उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली अपना लेनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जैसे 1991 में इंडिया में भी आर्थिक सुधार लाए गए थे। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी ज़्यादा थी, ठीक है, समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव था। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देश जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश, इनफैक्ट वो देश जो कि पूर्वी यूरोप के देश थे जिन्होंने 1991 तक साम्यवाद को अपनाया था, इन्होंने भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर लिया। उदारवादी लोकतंत्र इन्होंने भी अपने देशों में ये ले आए, तो इनका जो आर्थिक मॉडल था वो भी पूंजीवादी बन जाता है। तो दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही महाशक्ति बचती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय दुनिया, ठीक है। इससे पहले दुनिया थी दो ध्रुवीय, जिसको बोला जाता था बायोपोलर। बाइपोलर का मतलब ये है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, या तो पूंजीवाद या तो साम्यवाद। अब केवल पूंजीवाद ही एग्जिस्टेंस में रह जाता है, उदारवादी लोकतंत्र। और ऐसा हुआ भी 1991 में। दुनिया के अंदर एक घटना होती है जिससे थोड़ा सा उम्मीद ये जगती है कि दुनिया में एक विचारधारा मात्र रहेगी या एक ही महाशक्ति रहेगी है, तो दुनिया के जो भी विवाद होंगे वो आपसी प्यार से सुलझा लिए जाएंगे। अगर कोई एक देश कोई समस्या खड़ी करता है, अगर वो नहीं मानता है, तो बाकी दुनिया के सारे देश इकट्ठे होकर उसके खिलाफ विरोध करेंगे। तो इंडिया के यदि आप वेस्टर्न वाले हिस्से में जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, और उसी में एक कंट्री है इराक। इराक के जस्ट साउथ ईस्ट में कुवैत एक कंट्री है। 1991 में क्या होता है, 1991 में इराक के द्वारा कुवैत के ऊपर हमला कर दिया जाता है सद्दाम हुसैन के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि इराक कुवैत के ऊपर आरोप लगाता है कि आप अपने देश में ज़रूरत से ज़्यादा जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल निकाल रहे हैं, जिसके कारण उसकी सप्लाई दुनिया के अंदर बढ़ रही है और ऑयल के जो प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं, जिसका नुकसान इराक ने बोला कि हमें भी हो रहा है। तो इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है, अमेरिका तक जाता है। अब एक ही महाशक्ति थी, पहले सोवियत संघ भी बीच में कूद पड़ता था, अब सिर्फ अमेरिका ही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका का प्रभाव था, उसके दोस्तों का प्रभाव था। सोवियत संघ कमज़ोर हो चुका था, रशिया बन चुका था। अब अमेरिका ने निर्णय ये दिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में बाकी देशों ने भी यही निर्णय दिया कि जो इराक है वह आक्रमणकारी राष्ट्र है,
उसको अपना आक्रमण रोकना पड़ेगा। अगर वह अपने आक्रमण को नहीं रोकता है तो बाकी देश कुवैत में जाएंगे और वहाँ पर इराक के सैनिकों को वहाँ से बाहर निकालेंगे, और ऐसा ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में बाकी देशों की सेनाएं यहाँ पर जाती है, अमेरिका की इनफैक्ट सेना भी यहाँ पे जाती है, और कुवैत से इराक की सेनाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। तो 1991 में ये पहली ऐसी घटना थी जब ये लगने लगा कि अब दुनिया के जो मामले हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। तो ये एक उम्मीद थी, थोड़ी सी उम्मीद लोगों को दिखी भी उसमें, और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही हुआ। इसको हम गल्फ़ वॉर बोलते हैं, ठीक है, खाड़ी का युद्ध 1991 में, गल्फ़ वॉर। गल्फ़ वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनके नीचे पर्शियन गल्फ़ है, सॉरी इनके साइड में पर्शियन गल्फ़ है, और इनके साउथ में गल्फ़ ऑफ अदेन है, ठीक है, ईस्ट में पर्शियन गल्फ़ है, पूर्व में। सो दैट इज़ वाई इनको गल्फ़ कंट्रीज़ बोला जाता है, खाड़ी के देश बोला जाता है। अब खाड़ी क्या होती है? खाड़ी का मतलब ये होता है कि तीन हिस्सों से तीन जगहों से कोई भूमि का टुकड़ा ज़मीन से गिरा हुआ है और एक तरफ से पानी से गिरा हुआ है, एक तरफ उसके पानी है और बाकी तीन हिस्से ज़मीन के हैं, उसी को खाड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पर दो खाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इनको खाड़ी के देश कहा जाता है। और प्रथम खाड़ी का युद्ध 1991 में हुआ था, जब इराक के द्वारा कुवैत के ऊपर अटैक किया गया था 1991 में। तो तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा होता है और कहता है कि दुनिया में अब एक ही विचारधारा बची है जिसका मकसद दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें लाना है, और लोकतंत्र में भी यही इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि जो समस्याओं का समाधान है वह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। और यदि कोई एग्रेसर है, कोई आक्रमणकारी राष्ट्र है, तो उसको रोकने के लिए बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा होगा और सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से उस देश की रक्षा करेगा जो पीड़ित हैं। तो यहाँ पर कुवैत पीड़ित देश था। तो जिस नई विश्व व्यवस्था की बात जॉर्ज बुश सीनियर ने करी थी वो शुरू में इम्प्लीमेंट होती हुई हमें दिखती है। 1991 में एक घटना होती है, युगोस्लाविया एक कंट्री थी 1991 में जो टूट जाती है, उसके दो हिस्से बन जाते हैं, सर्बिया और क्रोएशिया, दो देश बन जाते हैं। पहले ये एक ही देश था जिसको युगोस्लोवाकिया कहा जाता था। ये एक साम्यवादी देश था जो कि साम्यवाद के प्रभाव में था। तो अब आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध के समाप्त होने के कारण ऐसे भी कुछ देश थे जो आपस में जुड़े हुए थे और बाद में उनका टूटना शुरू हो जाता है। तो उसी में से एक युगोस्लोवाकिया था, युगोस्लाविया 1991 में ये टूट जाता है, इसके दो हिस्से बन जाते हैं। इससे पहले ये एक ही देश था। जैसे ही ये दो देश बनते हैं, क्रोएशिया और सर्बिया, इनके बीच जो सर्ब पीपल थे, सर्ब लोग थे, और जो क्रोएशियन पीपल थे, इनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में देखते हैं कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो हमारे देश के लोग भी तो आपस में लड़ रहे थे, तो पॉपुलेशंस इधर से उधर जा रही होंगी, तो इस प्रकार से इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर से मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास पहुंचता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंचता है। अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति थी, तो इसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और उस समय एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी 1975 में, हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसका मकसद ये था कि यूरोप के अंदर जो भी लड़ाइयाँ होंगी उसका जो समाधान होगा वह शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत से किया जाएगा। परंतु कोल्ड वॉर के दौरान 1975 से लेकर 1991 तक इस कॉन्फ्रेंस का कोई भी यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन सोवियत संघ था, कम्युनिज़्म था सबसे बड़ी अड़चन, तो दोनों दुश्मन थे। तो इस कॉन्फ्रेंस का यूज़ नहीं किया गया। परंतु 1991 में जैसे ही युगोस्लाविया के दो हिस्से बन जाते हैं और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्रोएशिया के लोग और सर्बिया के लोग, तो इस कॉन्फ्रेंस में मामला जाता है और ये कॉन्फ्रेंस उस मामले को सुलझाती है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम 1994 में
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप रखा गया है, ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा जब आप इसको देखेंगे। एंड 1994 में और 1975 में भी जब हेलेंस्की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तब ये सोचा गया था कि जो वार्सा पैक्ट है और जो नेटो है, तो वार्सा पैक्ट था सोवियत संघ का, नेटो था अमेरिका का, तो इन सैनिक संगठनों की रेलिवेंस भी ख़त्म हो जाएगी। इसी के लिए ये बनाया गया था कि कोई भी विवाद होगा उसका समाधान इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा, परंतु वास्तविक रूप से ऐसा हुआ नहीं था। और ये देखने को मिला हमें 1991 में, जब युगोस्लाविया में क्रोशिया और सर्बिया के लोगों के बीच लड़ाई चल पड़ती है, तो उसका समाधान इसके द्वारा किया जाता है। तो ये दो इंस्टांसेस हमें देखने को मिलते हैं, पहला इराक का और दूसरा युगोस्लाविया का। केवल दो ही इंस्टांस ऐसे थे जिसमें लगा था कि दुनिया के अंदर एक ही विचारधारा बची है, अब दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी, बड़े प्यार से लोग रहेंगे, सभी देश लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अपना लेंगे। तो ये फॉर द टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए ही लगा था, जो इल्यूज़न था, जो भ्रम था, और उस भ्रम का टूटना तय था। वो भ्रम टूटता भी है उसके बाद, और उसके बाद जो उम्मीदें करी गई थी कि साम्यवाद ख़त्म हो जाएगा तो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। नए प्रकार की समस्याएं आई दुनिया में 1991 के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर, उत्तर शीत युद्ध के बाद नई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। सो ये नई समस्याएं क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अच्छे से। पहले पार्ट में हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पहले साम्यवाद का अंत होता है, और ये उम्मीद, एक नई होप जो लगी थी, वो शुरू में कामयाब भी होती है, बट समय बीतने के साथ वो उम्मीद पानी पे खींची हुई लकीर जैसी ही साबित होती है, और फिर नई समस्याएं दुनिया के सामने आती हैं। वो समस्याएं क्या थी जिनको हम आज के टाइम में भी देखते हैं, उन सारी समस्याओं को देखेंगे कि 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी। वो वैसी नहीं थी जो 1991 से पहले दिखती थी, वो परिवर्तित होती है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो एक ध्रुवीय दुनिया बनती है अमेरिका के नेतृत्व में, और फिर आगे क्या समस्याएं आती हैं उन सभी को हम डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।